ओके क्लास, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद संदीप सर। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का जो टॉपिक है हमारा वर्डमाला। ठीक है गाइस, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से हम समझाएंगे। एक एक टॉपिक कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम लोग लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे भी। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्डमाला और हम लोग जो है अपने टॉपिक पे आते हैं वर्डमाला, हिंदी वर्डमाला। देखिए, आप जब हिंदी वर्डमाला की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग एक जान लीजिए, यूपी ट्रिपल एस सी में हिंदी वर्डमाला से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मान लीजिए एक से या दो क्वेश्चन आपके वर्डमाला के आपके एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्जाम में रखे हुए हैं। तो इसलिए ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए आप समझ सकते हैं। तो हम लोग इसको बहुत इजी वे में समझेंगे और पढ़ेंगे और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्डमाला में मैं आपको इतनी इजी वे में सारी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो आपको विदाउट एनी हेजिटेशन आप एक एक टॉपिक अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है गाइस, तो हम लोग चलते हैं अपने वर्डमाला पे। तो जैसे कि हिंदी वर्डमाला में आपने देखा ही, वर्डमाला जो है कहाँ से आई, कैसे बनी, हम लोग एक एक चीज देखेंगे। देखिए, भाषा संस्कृत के भाज्य शब्द से बना है। भाषा संस्कृत के भाज्य शब्द से बना है ये हमारा वर्डमाला। ठीक है, भाषा का अर्थ है बोलना। भाषा का सार्थक अर्थ क्या है? भाषा जो हम लोग बोलते हैं उसी को तो हम लोग भाषा बोलते हैं, करेक्ट। और जो भाषा का सार्थक इकाई वाक्य है, क्या है? भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई हमारी क्या है? वाक्य है। वाक्य की छोटी इकाई जो होती है, वाक्य की जो छोटी इकाई होती है उपवाक्य होती है, और उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध होती है, और पदबंध की छोटी इकाई पद होती है, और पद की छोटी इकाई क्या होती है? हमारा अक्षर, और अक्षर की छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि होती है। जब हम लोग कुछ चीज लिखते हैं तो उसको वर्ड में करते हैं, और जब हम लोग बोलते हैं तो उसको ध्वनि में करते हैं। तो ठीक है ना, तो इससे एक चीज यहाँ पे ये समझ में आई, आपकी सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड या ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि है और लेखन की दृष्टि से वर्ड है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आ गई कि जो हमारी वर्डमाला की सबसे छोटी यूनिट, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे एटम की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वैसे ही हमारे वर्डमाला की सबसे छोटी यूनिट हमारी वर्ड या ध्वनि होती है। जैसे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ये वर्ड और ध्वनि होती क्या है। जैसे हमने राम लिखा, क्या लिखा? राम। तो आप देखेंगे राम में र है और म है। क्या क्या है? र और म। र देखिए किससे किससे बना है? र प्लस आ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? र प्लस आ, तो हमारा ये हो जाएगा रा। म, किसी भी व्यंजन के अंत में आपका आ आता ही आता है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? म। अब देखिए, ये आपका क्या हुआ? ये आपका वर्ड हुआ। क्या हुआ? ये आपका वर्ड हुआ। ठीक, आपका आ क्या हुआ? वर्ड हुआ। म क्या हुआ? वर्ड हुआ। और अ क्या हुआ? वर्ड हुआ। तो आपको समझ में आया वर्ड क्या होता है? वर्ड हमारे वर्डमाला की सबसे छोटी इकाई होती है। ओके गाइस, तो वर्डमाला आप बताइए किसको कहते हैं? जैसे आपसे पूछ लीजिएगा वर्डमाला, देखिए हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि या वर्ड होती है। ध्वनि उच्चारण की दृष्टि से, और वर्ड जो है हमारा लेखन की दृष्टि से लिखित रूप से होता है। ठीक है ना। और वर्डमाला की हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। वर्डमाला की डिफिनेशन क्या होती है? कि वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्डों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्डमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्डमाला कहते हैं। आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए, वर्डमाला किसको कहते हैं? वर्डों के व्यवस्थित, इस पे आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, वर्डों के व्यवस्थित समूह को। आप कुछ भी वर्ड लिख देंगे, कोई वर्डमाला नहीं हो जाएगी। वर्डों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्डमाला कहते हैं। ओके गाइस, यहां से समझ में आएगा वर्ड क्या होता है और ध्वनि क्या होती है, वर्डमाला क्या होता है। ये चीजें हमने तीनों चीजें डिस्कस कर दी हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे कौन कौन से वर्ड होते हैं, कितने वर्ड होते हैं, किस टाइप के वर्ड होते हैं।
ये उच्चारण के आधार पर हमारे पास जो वर्ड होते हैं वो 45 होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, और 2 जो हमारे अरबी वर्ड होते हैं ज फ, जिनको जागत वर्ड भी बोलते हैं। जागत का मतलब बाहर से आए हुए वर्ड। अब देखिए, लेखन के आधार पर हमारे पास 52 वर्ड होते हैं, जिसमें से 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ओके गाइस, अब देखिए 13 स्वर जो होता है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कुछ लोग बोलते हैं 11 होती है। देखिए, अलग अलग बुकों में अलग अलग माना जाता है। जब अंग और अह को आप ले लेंगे, अंग और अह को ले लेंगे तो 13 हो जाएंगे, नहीं तो 11 रहेंगे। कितने रहेंगे? 11। इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग स्वर देख लेते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं। देखिए, अ आ सॉरी, इ ई, उ ऊ, ऋषि, ए ऐ, ओ औ, अंग अह। ठीक है ना, ये हमारे स्वर हो गए। एक बार हम लोग व्यंजन पे भी नजर डाल देते हैं, क्योंकि हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णमाला में हमको 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, स्वर और व्यंजन। स्वर हमको पता चल गया क्या क्या होते हैं, अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋषि, ए ऐ, ओ औ, अंग अ। व्यंजन हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे देखिए क ख ग घ अंग, जिस व्यंजन से आप लोग परिचित भी होंगे कौन सा वर्ड क्या होता है। ठीक है ना, तो क वर्ग, च वर्ग, ये क्या है आपका पहला क वर्ग है, क वर्ग। ये अपना च वर्ग। देखिए, च वर्ग में च छ ज झ ये सब आ जाएंगे। ट वर्ग में आपके क्या क्या आ जाएंगे, ट ठ ड ढ अड़ सब आ जाएंगे। इसे त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व स स श ह छ त्र ज्ञ। ये यहाँ पे एक चार्ट जान लीजिए, जो व्यंजन में संयुक्त वर्ड कुछ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो 4 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? छ, त्रंग, छत्रंग, ज्ञ और श। ठीक, ये किससे किससे मिलके बने होते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं हम लोग। छ जो होता है हमारा आधा क प्लस श से बना होता है। ठीक है गाइस, त्र हमारा किससे बना होता है, त्र हमारा बना होता है आधा त से प्लस र से। ठीक है गाइस, और ज्ञ हमारा जो बना होता है ज से, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ज से प्लस इ से। और सेम जो है श हमारा जो बना होता है स से प्लस र से मिलके हमारा क्या बनता है, श। ठीक है, ये पता चल गया। व्यंजन आपने देख लिया कौन कौन से बंदे होते हैं, ये सारे व्यंजन होते हैं। छत, त्रंग, ज्ञ और श भी व्यंजन होता है, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में आता है। ओके गाइस, इसके बाद हम लोग अपने स्वर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम लोग स्वर के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं स्वर किसको कहते हैं। ठीक है ना, स्वर जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ड के सहायता से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। आपने स्वर देख लिया, स्वर क्या क्या होते हैं, अ इ ई उ ए ऐ ओ अ। तो ठीक है ना, इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अ आ इ ई ई उ ऊ, ऋषि, ए ऐ, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे स्वर हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ओ औ, ये हमारे सारे स्वर हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो स्वर हैं ये कितने टाइप के होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे होता है। तो हम लोग एक एक देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं स्वर्गों का वर्गीकरण,
मात्रा या उच्चारण के आधार पर। किसके उच्चारण पर देखेंगे? मात्रा या उच्चारण के काल के आधार पर हम लोग स्वर्गों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए, हम लोग जब मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण करते हैं तो ये हमको 3 टाइप के मिलते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर हम लोग ह्रस्व स्वर की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं गाइस ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। उन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जो ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे अ, ई, उ, ऋषि, कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, ऋषि। इसका मतलब आप यहाँ से एक चीज ये समझ गए कि जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, अ, ई, उ, ऋषि। और इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। और इन्हीं को कौन कौन से? अ, ई, उ, ऋषि को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी से पूछ देगा कि इसमें से कौन सा मूल स्वर है या कौन सा नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा अ, ई, उ, ऋषि को भी हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है गाइस, ओके। थोड़ी सी राइटिंग मेरी गंदी है, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग ह्रस्व स्वर पढ़ लिए। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम लोग ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और जो हमारे ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, और जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं वो अ, ई, उ, ऋषि, और इन्हीं वर्णों को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या बात किए थे? दीर्घ स्वर की। तो हम लोग दीर्घ स्वर देख लेते हैं। दीर्घ स्वर हम लोग जब भी देखते हैं तो क्या होता है? ह्रस्व स्वर से अधिक समय, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग। तो हमारे पास दीर्घ स्वर कितने हो गए टोटल? दीर्घ स्वर की हम लोग बात करें तो दीर्घ स्वर हमारे पास टोटल कितने हो गए? 3, 3, 6, 2, 8। टोटल हमारे पास दीर्घ स्वर कितने हो गए गाइस? 8 दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है गाइस, तो अब इसके बाद हम लोग प्लुत स्वर देख लेते हैं। देखिए, प्लुत स्वर में क्या होता है? तो दीर्घ स्वर हमने क्लियर कर लिया, दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? टोटल 8। अब हम लोग प्लुत स्वर में, अब जो देखिए सबसे कम समय किसमें लगता है? ह्रस्व स्वर में। उससे ज्यादा समय किसमें लगता है? दीर्घ स्वर में। और प्लुत स्वर में सबसे ज्यादा अधिक समय लगता है। मतलब दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब दीर्घ से भी अधिक समय लगे। और प्लुत स्वर कहाँ पे उच्चारण किए जाते हैं? बेसिकली ये वहां पे उच्चारण किए जाते हैं जैसे किसी को पुकारना हो, या किसी नाटक में हम लोग प्लुत स्वर का उपयोग करते हैं या यूज करते हैं। ठीक है ना? जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका देखिए, आप लोग कभी भी नाटक में देखते होंगे तो राम, राम को अगर हम नाटक में देखते हैं कभी कभी राम, तो देखिए यहाँ पे 3 अपमात्रा आएंगे राम। तो ये हमारे क्या हुए? ये हमारे प्लुत स्वर हुए। क्या हुए? प्लुत स्वर हुए। ठीक, तो मतलब प्लुत स्वर किसे कहते हैं? उन जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है, उन्हें हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टाइप, पहले हम लोग उच्चारण मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर हमने देख लिया 3 टाइप के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हम लोग देखते हैं जीभ के उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीभ के उच्चारण के आधार पर हम लोग देखते हैं स्वर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? अर्घ स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। अब अग्र स्वर क्या होता है? जिसमें जीभ के आगे के भाग का यूज करते हुए हम लोग कोई वर्ड बोलते हैं, उसे हम लोग अग्र स्वर बोलते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में, ठीक है। और मध्य स्वर किसे बोलते हैं?
जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर बोलते हैं। पश्च स्वर किसे बोलते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे हम लोग पश्च भाग बोलते हैं। इसको एक बार आप एक हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद सेम चीजें आप लोग लिख लेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अग्रस्वर। उन्हें अग्रस्वर बोलते हैं। और सेम डिफिनेशन आपकी मध्य स्वर में हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें हम लोग मध्य स्वर बोलते हैं। पश्च स्वर में सेम चीज हो जाएगी। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। अब देखिए अर्घ स्वर क्या होता है, मध्य स्वर क्या होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं, यही अग्र स्वर ही होते हैं। अग्र स्वर हमारा ई, देखिए आगे का भाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ए। तो जो हमारा अग्र स्वर हो गया वो हमारे 3-4 हो गए। कौन कौन से? एक मिनट गाइस। हाँ, तो हमारे जो अग्र स्वर हो गए ये हो गए ई ई ई ई ए। ये हमारे क्या हो गए? अग्रस्वर हो गए। क्या हो गए गाइस? अग्रस्वर हो गए। तो अग्रस्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मध्य स्वर कितने होते हैं? मतलब मध्य स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। और ये केवल गाइस एक होता है। कितने होते हैं? एक होते हैं। और कौन सा है वो? देखिए हम लोग मध्य में काम कर रहे हैं कि नहीं? जीभ का कहाँ कुछ मूवमेंट हो रहा है, ऐसा लग रहा है जीभ के ऊपर मध्य भाग में कुछ ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पश्च पे आ जाते हैं। पश्च भी किसको कहते हैं? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, पश्च जिसमें जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। और ये क्या क्या कितने होते हैं? जैसे आ, ठीक है, ऊ ऊ ऊ ऊ, ओ औ, ओ औ, अंग। तो ये हमारे क्या हो गए? पश्च स्वर हो गए। तब देख लीजिएगा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। तो यहाँ पे स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4 5 11। टोटल स्वरों की संख्या हमारी 11 हो गई। इसी इसमें क्योंकि क्या नहीं आया? ऋषि नहीं आया, अंग नहीं आया। तो एक बात जान लीजिए, कहीं पे वर्णों स्वरों की संख्या 13 भी दी जाती है, कभी 11 दी जाती है। आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे स्वरों की संख्या कितनी है तो आप उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 ही बताएंगे। ओके गाइस। तो इसके बाद आपने अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर याद कर लिया। देखिए आप लोग इसमें से सारे याद कर लीजिए, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा अग्र स्वर नहीं है, इसमें से कौन सा पश्च स्वर है। तो ठीक है गाइस, तो इसको आप जितना याद कर लेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है गाइस ना। टोटल 11 है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो हमारा मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर हम लोग स्वरों का पार्टीशन करते हैं। किसके आधार पर? मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने भागों में विवर्त होते हैं या कितने भागों में वर्गीकरण होते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे विवर्त, अर्धविवर्त, समृद्ध और अर्धसमृद्ध, ये 4 भागों में होते हैं। ठीक है गाइस। तो हम लोग एक एक करके सारी चीजें देख लेते हैं। विवृत सबसे पहले किसको कहते हैं? विवृत स्वर किसे कहते हैं? तो विवृत स्वर, विवृत का मतलब आप लोग पहले ये जान लीजिए। विवृत का मतलब होता है ओपन। क्या मतलब होता है?
ओपन। ठीक है गाइस, तो ओपन, ओपन का मतलब खुलना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उनको हम लोग विवरित स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, एक आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग इसी को बना लीजिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार, क्या, मुख द्वार, मुख द्वार पूरा खुलता है, पूरा खुलता है, खुलता है, उन्हें विवरित स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवरित स्वर, स्वर कहते हैं। ठीक है गाइस, ये होते कौन कौन से हैं? विवरित स्वर कौन सा होता है? तो आप लोग एक जान लीजिए, विवरित स्वर केवल एक होता है। कितना होता है? टोटल 1 होता है, और वो क्या होता है? आ। देखिए, केवल आ के उच्चारण में, आ के उच्चारण में आपका पूरा मुंह खुल रहा है, आ। ठीक है, तो आप यहां से समझ में आया कि उच्चारण जब पूरा मुंह खुलता है, विवरित का मतलब ही ओपन होता है, और जिसमें पूरा मुंह खुलता है उसको हम लोग विवरित स्वर बोलते हैं। और केवल एक ही वर्ड होता है, और वो वर्ड होता है कौन सा? आ। कौन सा होता है गाइस? आ। एक बार इसको फिर से लिख दें, क्योंकि थोड़ी सी राइटिंग की वजह से दिख नहीं रहा था। तो क्या होता है? आ। ये हमारा विवरित हो गया। अर्ध विवरित कौन कौन से होते हैं? अब देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें क्या बोलते हैं? अर्ध विवरित बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, विवरित, और जिनका आधा खुलता है तो अर्ध विवरित हो गया। ठीक है गाइस, तो ये कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे अ, देखिए, अ में छोटा मुंह खुल रहा है, छोटा अ में छोटा, जैसे ए, ऐ। कौन सा? ऐ। ये क्या हो गया? अर्ध विवरित हो गया। औ और अंग। इसमें क्या हो रहा है? आप देख रहे होंगे, इसमें अर्ध आधा मुंह खुल रहा है, अ, ऐ, औ, अंग। तो इसमें आपका आधा मुंह खुल रहा है। तो आप ये जान लीजिए, अर्ध विवरित 4 होते हैं। अब इसके बाद हम लोग समृद्ध पे आ जाते हैं। समृद्ध का मतलब होता है क्लोज। क्या मतलब होता है? क्लोज। ठीक है गाइस, तो क्लोज में हम लोग ये जानते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह हमारा बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बंद रहता है, खुलता नहीं, बंद रहता है। मुख द्वार क्या होता है? बंद रहता है। मुख द्वार बंद रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समृद्ध कहते हैं। उन्हें हम समृद्ध कहते हैं। और समृद्ध में कौन कौन से वर्ड होते हैं? ई, ई। अब देखिए, मुंह कहाँ खुल रहा है? मुंह बंद है कि नहीं? ई, ई, उ, ऊ, ई, ई, उ, ऊ। इसमें आप देखिए, आपका मुंह बंद है। अर्धसमृद्ध में आधा मुंह बंद, आधा मुंह द्वार बंद रहता है। अर्धसमृद्ध में आधा मुंह द्वार बंद रहता है, समृद्ध में मुख द्वार बंद रहता है। ठीक है ना? जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार बंद रहता है उन्हें समृद्ध बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह द्वार आधा बंद रहता है उन्हें अर्ध समृद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध समृद्ध बोलते हैं। और अर्ध समृद्ध में कौन कौन से होते हैं? ए। कौन से होते हैं? ए और ओ। इसमें देखिए, आधा मुंह बंद है, ए, ओ। तो ये बात समझ में आ गई आपको? तो विवरित, अर्ध विवरित, समृद्ध, अर्ध समृद्ध। विवरित में पूरा मुंह खुलता है, अर्ध समृद्ध में आधा मुंह खुलता है, समृद्ध में पूरा मुंह बंद रहता है। पूरा मुंह का मतलब थोड़ा सा मुंह खुलता ही है, लेकिन मतलब क्लोजनेस की तरफ से हम लोग देखते हैं। समृद्ध क्या होता है? जो पूरा अर्ध मुंह पूरा बंद रहता है, मुख द्वार, और अर्ध समृद्ध में आधा मुख द्वार बंद रहता है। और कौन कौन से वर्ड होते हैं? विवरित में केवल केवल और केवल आ होता है। अर्ध विवरित में अ, ऐ, औ, अंग होते हैं।
और समृद्ध में ए ई उ होते हैं और अर्धसमृद्ध में ए और औ होते हैं। ठीक है ना। ओके गाइस, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ओठों की स्थिति के आधार पर हम लोग स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं? किसके आधार पर? ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर हम लोग स्वर को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे लिखे रखे हैं ऑलरेडी, अवृतमुखी और वृत्तमुखी। अवृतमुखी का मतलब ओठ वृत्त, अवृत्त, अवृत्त का मतलब देख ले, वृत्त, अवृत्त, वृत्त इसमें आ गया ना, वृत्त आ गया कि नहीं आ गया? वृत्त देखिए आ गया ना। तो अवृत्त मतलब पूरी तरीके से वृत्त न बने। तो ओठ जो है, जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता उसे अवृतमुखी बोलते हैं। तो हम लोग जिन वर्णों के उच्चारण में, इसको आप जोड़ लीजिएगा, ऊंट, ऊंट वृत्तमुखी नहीं होता है, मतलब पूरी तरीके से गोला नहीं होता है। वृत्तमुखी, वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता है, गोलाकार नहीं होता है, उन्हें हम अवृतमुखी बोलते हैं। और ये वर्ड कौन कौन से होते हैं? आ, आ, देखिए इसमें आ, इसमें आपका मुंह पूरी तरीके से गोल नहीं बन रहा है, ठीक ना। ई, ठीक, ए, तो ये याद कर लीजिएगा कौन कौन से हमारे अवृतमुखी हैं। आ, ए, ऐ। अवृतमुखी में जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा ओठ जो है वृत्तमुखी या गोलाकार होता है उसे हम वृत्तमुखी बोलते हैं। और वैसे वर्ड कौन कौन से होते हैं? उ, ऊ, देखिए इसमें पूरा आपका जो मुख है, ओठ है, पूरी तरीके से गोल हो रखा है। ओ, आओ, ठीक है गाइस, आहा, ठीक है ना। ओ, आओ, आहा। तो ये आपके वृत्तमुखी हो गए और ये अवृतमुखी आ, ई, ए, ऐ। ठीक है, तो आप देख लीजिए 6 यहाँ पे हैं, 5 यहाँ पे हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, यहाँ पे 6 हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेगा अवृतमुखी की संख्या कितनी होती है या वृत्तमुखी की संख्या कितनी होती है, इसको आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एक चीज ये समझ में आ गई, अवृतमुखी और वृत्तमुखी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप में अपने देखते हैं, हवा या नाक के मुख से निकलने के आधार पर हम लोग स्वरों को कितने भागों में बांटते हैं? किसके किसके आधार पर? हवा या नाक के मुंह के निकलने के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा पहला टाइप है, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। क्या है? निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। और दूसरा हमारा क्या है? अनुनासिक स्वर। अब देख लीजिए, निर्नुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जिन, मौखिक स्वर लिखा नहीं है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से, हवा केवल मुंह से निकले, मुंह से निकले, उन्हें हम मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है ना। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे आप लोग देख लीजिएगा, अ, आ, इसमें आप देखिए मुंह आ रहा है, आपकी नाक में कोई यूज नहीं हो रहा है। ई, ई, उ, ऊ, उ, ऊ। तो ऐसे आप देखते जाएंगे तो आपके जितने भी स्वर होते हैं ये सब निरुनासिक मौखिक स्वर में आते हैं। अनुनासिक, हवा केवल मुंह से ना निकले और नाक से भी निकले, मुंह के साथ साथ हवा, यहाँ पे हवा मुख के साथ साथ, मुख के साथ साथ, मुख के साथ साथ आपकी नाक से भी निकले, साथ साथ नाक से भी निकले, उन्हें हम नाक से निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं? निकले, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक
अनुनासिक स्वर कहते हैं। ओके गाइस, अनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे अंग, आहा, इंग, ये सब आपके जितने भी हैं, देखिए आप में इसमें मुंह के साथ साथ जितने भी आपके वर्ड आते हैं, ये नाक, ये सब जितने भी वर्ड आते हैं, अंग, आह, इंग, ये जितने भी वर्ड आते हैं, ये सब आपके अनुनासिक स्वर में आते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वर का नेक्स्ट टाइप। घोषकत्व के आधार पर, घोषकत्व के आधार पर हम लोग स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं? देखिए हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? घोष और अघोष। घोष को सघोष बोलते हैं और अघोष। तो घोष होता क्या है? घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियां, स्वर तंत्रियां में श्वास का कंपन। आप लोग एक जन घोषत्व का, घोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियां में स्वर, तो स्वर तंत्र जो आपके गले में होती है, जो स्वर तंत्रियां होती हैं जो आपके गले में, जो आपके सर के नीचे, जो आपके धड़ और सर के बीच में जो आपका गला होता है, उसमें स्वर तंत्रियां होती हैं। उसमें श्वास का कंपन किस तरीके से हो रहा है? अगर श्वास का कंपन हो रहा है, ठीक है, तो सघोष होगा, मतलब यह घोष होगा। अगर श्वास का कंपन नहीं हो रहा है तो अघोष होगा। तो इसको हम लोग एक बार लिख भी लेते हैं। स्वर तंत्रियों में जिन उच्चार, अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, जिन शब्दों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में श्वास का कंपन हो, ठीक है, कंपन होता है, उन्हें सघोष ध्वनियां, स्वघोष स्वर कहते हैं, और जिनमें नहीं होता है उनमें अघोष होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार। स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्री, स्वर तंत्री में, स्वर तंत्री में स्वर तंत्री में जब कंपन होता है, कंपन होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? सघोष। सघोष या फिर घोष, बात एक ही है। सघोष या घोष बात एक ही है, सघोष कहते हैं। और जब स्वर तंत्रिया में कंपन नहीं होता है, स्वर जब स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? अघोष। स्वर तंत्री में, स्वर तंत्री में कंपन ना हो तो हम लोग क्या कहते हैं? अघोष। अघोष स्वर कहेंगे। ठीक है गाइस, अघोष स्वर अघोष कहलाता है। देखिए ये जितने भी डिफिनेशन मैंने यहाँ आपको बता रहे हैं, यही सब सेम काम आपका व्यंजन में भी होगा। तो हम व्यंजन में डिफिनेशन नहीं बता के बस आपको बस इतना बता देंगे कि क को क्या कहते हैं, ख को क्या कहते हैं, अघोष कौन सा होता है, सघोष कौन सा था। हम लोग डिफिनेशन में नहीं जाएंगे, डिफिनेशन हम आपको यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप में आ जाते हैं, प्राणत्व के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? प्राणत्व के। देखिए यहाँ पे प्राणत्व का मतलब होता है वायु। क्या मतलब होता है? वायु। प्राणत्व के आधार, प्राणत्व का मतलब होता है वायु। ठीक है गाइस, तो अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण का आपको, जैसे आपने प्राणत्व का मतलब जान लिया वायु, इसे सेफ आसानी से इसका डिफिनेशन निकाल सकते हैं। अल्प प्राण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है तो हमारा कौन सा हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है तो हमारा महाप्राण हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, मुख से कम हवा निकलना, मुख से कम वायु,
कम वायु निकलती है तो अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण। एक चीज गाइस आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्वर होते हैं सारे अल्प प्राण होते हैं, सारे स्वर हमारे अल्प प्राण में ही आते हैं। ठीक है गाइस, कोई भी स्वर महाप्राण में नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए जितने भी स्वर होते हैं, हमारे जितने भी स्वर होते हैं सब के सब अल्प प्राण में आते हैं। और महाप्राण, मुख से अधिक वायु निकलती है, मुख से अधिक जब वायु निकलती है तो क्या कहलाता है? हमारा महाप्राण। निकलती है तो महाप्राण क्या कहते हैं हम लोग? महाप्राण कहलाता है। मैं आपको सारी डेफिनेशन इसलिए बताता चल रहा हूं, जब भी हम आपको व्यंजन पढ़ाऊं तो सारी चीजें आपको क्लियर रहें। ठीक है गाइस, ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं, जितने भी स्वर होते हैं कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, हम उसका पूरा वर्गीकरण कर चुके। जितने भी टाइप के होते हैं सबने हमने देख लिया। ठीक है गाइस, और कैसे स्वर होते हैं, कहाँ कहाँ पे आते हैं, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कंठस्थ, कंठस्थ का मतलब क्या होगा? कंठ से जो निकली हुई ध्वनि होती है उसको कंठन कंठय बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम लोग स्वर की बात करें, जैसे आ आ क्या है? हमारा कंठस्थ से, हमारे कंठ से निकल रही। देखिए तो इसमें आपका केवल और केवल कंठ से वायु निकल रही। आपका ना जीभ का कोई टच इधर उधर से हो रहा है, ना कहीं किसी से टच हो रहा है, तो ये हमारा कंठव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा कंठव्य। जिसे हमने हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर बता ही रखा है, तो हमने पूरा का पूरा जितना भी आपको पढ़ाया है सबको जो है एक वर्गीकरण कर दिया है। ठीक है ना। जैसे हमने मौखिक स्वर बताया था, निरानुनासिक स्वर बताया था। निरानुनासिक स्वर जिसमें नाक से स्वर ना निकले, केवल मुख से स्वर निकले, तो उसको हम लोग मौखिक स्वर बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए मुंह से केवल निकल रहा है, इसमें नाक का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। और ये किस में आता है? कंठ में आता है। ये अनुनासिक स्वर हो जाएगा। ठीक है गाइस। इसके बाद हम लोग देखते हैं तालव्य। तालव्य का मतलब ये होता है तालु के छत का पिछली भाग। तालु के छत का जो पिछली भाग होता है तालव्य। तालु के छत का पिछली भाग, जैसे ई। देखिए अब इसमें देखिए ई जब भी बोलते हैं तो तालु, आपकी जीभ तालु पे जाती है नहीं। ई तो मतलब आपके जीभ का पिछला जो भाग है वो वहां से वायु कुछ देर के निकल रही है, तो आपका ई क्या हो जाएगा? तालु में आ जाएगा। मूर्धन्य में देखते हैं। मूर्धन्य का मतलब ये हो जाता है, मूर्धन्य का मतलब यहाँ पे गाइस ये हो जाता है कि आपके जो जीभ है उसके कहीं इधर उधर से जो जैसे री क्या मतलब? ऋषि वाला री नहीं होता है। तो जो आपके मुंह के भीतर की छत का अगला भाग जो होता है उसी को हम लोग मूर्धन्य बोलते हैं। और मूर्धन्य में जो हमारा वर्ड आता है ऋषि, क्या आता है? ऋषि। देखिए एक तरीके का ऋषि, जीभ इधर उधर से हवा आ रही है, मुंह के भीतरी भाग का छत का अगला भाग जो हमारा क्या कहलाता है? मूर्धन्य कहलाता है। इसके बाद मूर्धन्य, इसके बाद इसमें देखते हैं कंठतालव्य और कंठोत्स्य। कंठतालव्य का मतलब होता है कंठ प्लस तालु। कंठतालव्य, कंठ प्लस तालु। कंठतालव्य का मतलब कंठ प्लस तालु। और ये जो आपके वर्ड होते हैं ए आई होते हैं। ए किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। और कंठ ओष्ठ का मतलब होता है कंठ ओष्ठ प्लस कंठ। जैसे ओ आओ, इसमें ओट भी और कंठ भी दोनों भी यूज हो रहा है। ठीक है गाइस। तो कंठोष्ठ का मतलब ओठ प्लस कंठ है। उसके बाद ओष्ठ में आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं ओष्ठ में, देखते हैं ओष्ठ का मतलब ऊंट का भाग। तो इसमें ऊ आपका छोटा ऊ जो है हर्ष स्वर होता है, बड़ा ऊ आपका दीर्घ स्वर होता है।
तो आप लोग गाइस इस फिगर को एक बार जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सा पार्ट किस में आते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा था स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन के हमने सारे पार्ट देख लिए। ठीक है, 7 पार्ट होते हैं, सातों पार्टों के अलग अलग कितने पार्ट होते हैं ये हमने देख लिया। और हमने ये भी देख लिया स्वरबद्ध हर्ष स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, ये सब सारी चीजें जान गए हैं। ठीक है ना। वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला व्यवस्थित क्रम से को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ये सब चीजें हम लोग देख लिए हैं। तो ओके क्लास, आज की क्लास हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वर्णमाला में व्यंजन। और उसमें क्योंकि पढ़ाने को कुछ ज्यादा व्यंजन में बचा नहीं, क्योंकि जितनी भी डेफिनेशन थी सब हमने आपको यहाँ पे करा दिया है। उसके बाद हम लोग व्यंजन में जो भी हमारा रिमेनिंग है उसको पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा वर्णमाला पे क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे प्लस आपका व्यंजन खत्म करेंगे। ओके क्लास, आज की क्लास यहीं बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।